हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो आपके क्लास 12th का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2023 के अंदर कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये 2022 से 23 वाला सेशन है जिसका अब तक हमने सेक्शन ए बी सी डी चारों के चारों डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम लोगों को डिस्कस कर लेना है वो है सेक्शन ई। ठीक है, तो देखो यहाँ तक लास्ट मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था वो यही कराया था कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं विद इन एग्जांपल। ठीक, हम इससे पहले अगर आप लोगों ने ये वाली पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ऐसे देखो कुछ कनेक्शन तो है नहीं, हर एक क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, उसके लिए अगर आप सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो आपकी पूरी मर्जी है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई के फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आपको क्या करना है, असाइन द रीजन, रीजन दे देना है फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको इनके रीजन देने हैं। तो नंबर 1 है कि मैग्नीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मींस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो भी +7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो मैग्नीज करता है। ठीक है, तो मैग्नीज जब एग्जिबिट करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, तो वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैग्नीज पार्टिसिपेशन कर लेता है यहाँ पे अपनी पूरी 3D और 4s ऑर्बिटल का बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर ये पूरा 3D और 4s का पार्टिसिपेशन करेगा, जिसके अंदर 3D में कितने होते हैं मैग्नीज के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मैग्नीज के, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, तो इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3d5 4s2। तो ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कितना, +7। तो आप लोग कैसे लिखोगे, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन and due to the presence of maximum number of unpaired electrons, manganese exhibit the highest oxidation state, that is +7। आई इतनी बात समझ में, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, तो +7 क्यों दिखाता है, क्योंकि अपने सारे 3d और 4s जो किसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये यूज कर लेता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, उसके बाद अब आप बचो अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब ये वाला सवाल देखो, इससे पहले जो मैंने आपको पेपर डिस्कस कराया जो 2024 के अंदर हुआ था, 2023 से 24 वाले सेशन वाला जो पेपर था एक्चुअली में, उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा था और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इनहांस करते हैं और अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स का लार्ज सरफेस एरिया होगा तभी तो वो दूसरों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ट्रांजिशन मेटल्स का क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, और क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करते हैं, जिसके चलते ये एक्ट करते हैं एज अ गुड कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। आई इतनी बात समझ में कि क्योंकि इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है और कैटलिस्ट वो ही होते हैं जो अपने सरफेस एरिया को दूसरों को प्रोवाइड कराते हैं, रेट को इनहांस कराते हैं। तो ये सारे काम ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स करते हैं, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। आई इतनी बात समझ में। उसके बाद अब आप जो अपने थर्ड वाले पॉइंट पे कि क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर, कि जो क्रोमियम +2 है वो रिड्यूसिंग है नेचर के अंदर, while with the same d orbital, वहीं पे सेम d orbital कॉन्फ़िगरेशन का D4 का मैग्नीज +3 है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीज +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, देखो ये समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, जो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड दे सेल्फ रिड्यूस, और सेल्फ का क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे बट खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब अगर मैं खुद को रिडक्शन की बात करूं, मैग्नीज जो है ना यहाँ पे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास है अब 3d4। ठीक है, तो अगर ये खुद का रिडक्शन कर ले, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो मैग्नीज +3 से किस में चला जाएगा, +2 में। अगर मैग्नीज +2 में आ गया तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 3d5, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो गई तो आप लोग देखो इसकी तो जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो गई, हाफ फिल्ड, और हमने पढ़ा है
कि डी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड या कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होती हैं तो वो क्या होती हैं, स्टेबल बन होती हैं। तो इसलिए मैग्नीज +3 में ना रह के +2 में जाना चाहता है, बिकॉज +2 में इसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सेल्फ का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है जी। वहीं पे अब अगर मैं आपको समझाऊं क्रोमियम के लिए, किसके लिए समझाऊं अब मैं आप लोगों को, क्रोमियम के लिए, तो क्रोमियम मैग्नीज से पहले आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, 24। ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का, 24, तो इसके वैलेंस शेल में है फिलहाल 3d कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 3d 4 है। तो ये रिड्यूसिंग होएगा नेचर के अंदर, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये खुद को ऑक्सीडाइज इसलिए करेगा क्योंकि इसके पास 3d में कितने हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसके पास सिर्फ 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं T2G और EG की फॉर्म में, ठीक है, T2G और EG की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो देखो 1 2 3 4, इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये खुद को ऑक्सीडेशन कराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, मीन्स क्रोमियम किस में चला जाएगा, +3 में। अगर क्रोमियम +3 में जाएगा तो T2G में उसके पास कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे T2G में उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स T2G यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड हो गई, इसलिए भी क्या हो गई है, स्टेबल। इसीलिए क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, और आपका ये जो मैग्नीज होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कैसा होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। दोनों में रीजन क्या है, स्टेबिलिटी का ही है। ठीक है, एक चीज देखो याद रखना, जहां पे भी ये इस तरह के सवाल आते हैं ना, जिसमें आपको एक्चुअली में दे के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो वहां पे स्टेबिलिटी की ही बात होती है। तो इतना तो आप लोग दिमाग लगा ही सकते हो। ठीक है, बट हाँ, आपको बोर्ड्स में कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है, जितना आता है लिखो, उसके बारे में भले ही आप एक लाइन लिखो, आधी लाइन लिखो, लेकिन लिख के आओ। क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो जिंक हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिंक की जो होती है वो लोवेस्ट एंथैल्पी होती है, किसकी, एटमाइजेशन की। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड वीक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। जिंक की जो होती है लोवेस्ट एंथैल्पी होती है एटमाइजेशन की, क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एब्सेंस होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास, इसलिए वीक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस को शो करते हैं, और इसलिए इनकी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होती है। ठीक है, उसके बाद कि कॉपर +2 अनस्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपके जो मैंने पहले पेपर कराया उसमें भी था। देखो कॉपर +2 अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि कॉपर +1 क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें एक बार ये +2 में जाता है और एक बार ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो कॉपर प्लस में जब होता है, +1 में जब होता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, जिसमें एक बार +2 में जाता है, एक बार किस में जाता है, 0 में। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ही एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन भी शो करता है एंड वो रिडक्शन भी शो करता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे कॉपर +1 से +2 पे गया तो यहाँ पे तो इसने दिखाया ऑक्सीडेशन, +1 से 0 पे गया तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया है, रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी दिखा रहा है। दैट्स व्हाई कॉपर प्लस is unstable in the aqueous solution because it undergoes disproportionation reaction, क्योंकि ये disproportionation reaction शो कर रहा है, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है aqueous solution के अंदर। आइए आप लोगों को इतनी सी बात समझ मेरी। ठीक है, तो ये रीजन वाले सवाल थे 5, जो कि मैं बोलूंगी डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, बिल्कुल सीधे थे, साफ थे, इसमें आपको ज्यादा कुछ अपना दिमाग लड़ाना नहीं था। ठीक है, अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली तो मैं बोलूंगी ये क्वेश्चंस आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाते। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप लोग एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं रहे, आप और किताबों के चक्कर में लग रहे हैं। मोटी मोटी किताब देख के आप लोग पागल हो जाते हो कि जैसे पता नहीं इनमें क्या है। ठीक है, देखो मैं किसी किताब की यहाँ पे ना तो बुराई कर रही हूँ ना कुछ, बस मेरा मानना इतना है कि एनसीईआरटी आपका एकदम बिल्कुल सिलेबस को एक एक चीज दिखाती है एनसीईआरटी आपके सिलेबस के। और अगर आपने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी, उससे पहले आप और किताब पढ़ रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप सही ट्रैक पे, ये सही दिशा में नहीं जा रहे हो। पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, एक बार सारी पढ़ लो, रिलीजियसली उसको पढ़ लो, उसके बाद आप 1000 किताबें पढ़ो, आपको कोई मना नहीं करता। बट एनसीईआरटी आपको आती नहीं, बेसिक क्वेश्चन आपसे होते नहीं, किताब ले लिया आपने 4-4 किलो की, क्या फायदा उन किताबों का बताओ।
और जो लोग ये बोलते हैं कि हमें तो नीट देना है, जेई देना है, आप नीट दे लो, आप जेई दे लो, आप कुछ और दे लो, आप कोई भी एग्जाम दे लो, आप एनडीए का एग्जाम दे लो, सब में आता एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब नहीं पढ़ोगे, हाँ, लेकिन जब कोचिंग करोगे 1-1.5 लाख रुपए फीस दोगे, तब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और बहुत खुश हो जाओगे कि देखो हमने तो नए कंसेप्ट सीख लिए। और वो नए कंसेप्ट होते क्या है, वो आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है जी, तो इसलिए मेरी बातों पर गौर फरमाओ और अपनी आंखें खोल लो अभी से। एनसीईआरटी आप फिर पढ़ोगे पैसे देके 1-1.5 लाख रुपए, तो अब पढ़ लो ना, जब आपको अब पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलो अब आपको कैरी आउट करने हैं फॉलोइंग कन्वर्जन, जिसमें आपको इथेनॉल से बनाना है ब्यूट 2 in 1 अल। इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट 2 in 1 अल। अब इथेनॉल देखो क्या है, मैथ एथ, ये होता है इथेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल लगाया है ना सफिक्स में, तो इथेनॉल ये है। अब इससे मुझे बनाना है ब्यूट 2 in 1 अल, मतलब ये ब्यूट 2 in 1 अल। ठीक है, ब्यूट 2 in 1अल, इससे मुझे ये बनाना है। अब अगर आप लोगों को एक चीज याद आ रही है, क्या, ये चैप्टर है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। ठीक है, अब इसमें आपको देखो ये क्या दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आपको अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। और 2 कार्बन से आपके सीधे कितने मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी है ये, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के बगल में और साथ में बेस आपको दिखाई देता है, तो वहां पे जो रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसी की एक रिश्तेदार भी है कैनिज़ेरो रिएक्शन, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे इससे ये बनाना है। बनाएंगे कैसे, अभी वो आप लोग देखो। बाकी देखो मैकेनिज्म में इसका यहाँ पे नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां पे करा रखा है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि थंबनेल पे भी लिखा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप लोग, बाकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप लोग जाकर ताकि पढ़ पाओ। ठीक है, तो ये है आपके पास इथेनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कराओगे डाइल्यूट NaOH के साथ में, 2 इथेनॉल के आप ये ले लोगे नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा ये CH3 CHOH CH2 CHO। फिर आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे और वाटर को यहां से आउट करोगे। क्या करोगे आप लोग, हीटिंग के बाद वाटर को यहां से आउट करोगे, तो आपको जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आई तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। मैं फिर से कह रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से जाके आप एल्डोल कंडेंसेशन डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाऊंगी बिल्कुल बेसिक से, तो एक एक वीडियो में 1-1.5 घंटा जाएगा, तो आप लोग भी फिर बाद में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे ठीक पढ़ने के लिए, है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियोस देखनी है तो जाके देख लो डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इथेनॉल से हमने ये बनाया ब्यूट 2 in 1अल। ठीक है, हुआ कैसे, एल्डोल कंडेंसेशन से ये आपका हुआ है। कैसे हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन से। ठीक है, आई थी बात समझ। बाकी आप लोगों में से कुछ लोग सोचते होंगे हर बात में बोल देती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। देखो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ, है ना, इसलिए। अब देखो आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से आपको बनाना है 2-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड के अंदर हमने हेलोजिनेशन करा दिया, और ये कौन सी नेमी रिएक्शन है, जल्दी से बताओ कौन सी है ये, HVZ, जिसका नाम है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, HVZ हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका मुझे क्या कराना है, इस पे हेलोजिनेशन। तो इसकी रिएक्शन जब मैं रेड फॉस्फोरस के साथ कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई हेलोजन, क्योंकि हेलोजन इन्होंने बोला है क्लोरीन, तो हम हेलोजन ले लेते हैं Cl2, और फिर हम क्या कराएंगे, दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3 CHCl एंड COOH, 2-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिला, 2-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यही थी आपकी नेमी रिएक्शन भी है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं HVZ।
क्या बोल देते हैं, HBZ। यहाँ पे लगाया है क्लोरीन। आई इतनी बात समझ, ठीक है। तो ये वाला भी कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है जी। यहाँ तक हुआ हमारा क्लियर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ इस वाले सवाल पे, सेकेंड पार्ट पे क्या बोला है कि एक एल्कीन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10, ठीक है। एल्कीन है, C5H10 है। ओजोनोलिसिस जब आप इसकी करते हो तो आपको मिक्सचर देता है दो कंपाउंड्स का, जिसके अंदर B भी है और C भी है। अब आप बोलोगे ओजोनोलिसिस तुमने क्लास 11th में पढ़ा था, बट क्लास 12th में अल्कोहल फिनोल में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जब हम प्रिपरेशन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो कॉमन मेथड होता है ओजोनोलिसिस का, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये आपने पढ़ लिया क्लास 11th में, तो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए ये चीजें, आपको लिखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ये नहीं सोचना कि इसमें बोल दिया नहीं लिखा तो सवाल नहीं आएगा, देखो सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये एल्कीन है C5H10। जब आपने इसको ओजोनोलिसिस किया तो आपको मिक्सचर मिली है दो कंपाउंड्स की, एक B है एक C है। कंपाउंड B पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है मतलब पक्का वो क्या होगा, एल्डिहाइड। फिर वो रिएक्ट भी कर रहा है आयोडीन के साथ एंड NaOH के, मींस आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी वो आयोडोफॉर्म आपको शो कर रहा है। फिर कंपाउंड जो C है वो फेलिंग सोल्यूशन नहीं देता, ये टेस्ट को नहीं देता, सीधी सी बात है वो क्या होगा, कीटोन होगा, बट आयोडोफॉर्म दे देता है। तो आइडेंटिफाई करो A, B एंड C। अब यहाँ से हमें कुछ बातों का पता चला कि जैसे जो A तो एल्कीन है, B एल्डिहाइड होगा, C आपका कीटोन होगा। तो अब आपको अरेंज करना है इसको इस तरीके से, देखो कैसे, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अभी बताऊंगी ऐसे क्यों लिखा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 6 7 10 है हाइड्रोजन, तो C5H10 तो गया ये बन। अब मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप लोग देखो ओजोनोलिसिस करते हो तो ओजोनोलिसिस में आप O3 और ZnH2O के साथ में रिएक्शन कराते हो, ये कराते हो ना, तो होता ही है कि एक ये डबल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे ना ऐसे घर बन जाता है O3 का, ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा ना, इसको देखना है कि ये डबल बॉन्ड हटके इधर भी डबल बॉन्ड हो लगेगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो लगेगा। अब बस यही चीज आप लोगों को समझ लेनी है कि जब एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो कीटोन के लिए दोनों आपके पास R ग्रुप्स होने चाहिए। तो दोनों हमने एक साइड CH3 लगाए, इसमें एक तरफ CH3 एक तरफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक क्या चाहिए हमें, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इतना हुआ, फिर आप इनको ऐसे तोड़ दो ऐसे। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद मैं इधर लिख देती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये तो था A एल्कीन, एक आपको B मिला, एक आपको क्या मिला है C। आई बात समझ में, ये कैसे मिला, ये मिला ओजोनोलिसिस से। अब ये क्या देता है, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है। तो बिल्कुल ये एल्डिहाइड है, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है। कीटोन्स जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देते। तो एक तो ये कंफर्म B और C का। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट ये भी देगा और ये भी देगा। क्यों, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, कार्बोनिल के बगल में जब मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, तो कार्बोनिल के बगल में इधर भी CH3 है, कार्बोनिल के बगल में इधर भी CH3 है, इधर भी है, तो दोनों ही आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जब दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे तो मतलब B और C ये क्या है, एकदम से हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो A B C। तो आई बात समझ में, यहाँ पे A B C क्या होएगा, ये एंड ये A होएगा, ये B होएगा और ये C। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन आप NaOH की जब I2 के साथ कराते हो उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें आपको प्रेसिपिटेट्स भी मिलते हैं बाद में येलो कलर के, है ना। आई इतनी बात समझ में, ठीक। बताओ यहाँ तो कोई भी दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ऐसे देखो एक सवाल पिछली बार भी आया था, इस बार भी, ये आपको 3-4 मतलब तीनों चारों चैप्टर की जो नॉलेज है ना वो मिक्स करके पूछते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हुआ हमें क्लियर, ABC अब आप लोग लिख लेना। बाकी देखो मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन इसलिए होता है कि आप लोग अपनी परेशानी को बता दो कि हमें ना ये चीज समझ नहीं आ रही, इसको दोबारा से करा दो। बाकी मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको आ रहा है समझ नहीं आ रहा जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे, है ना। नेक्स्ट देखो बी पार्ट का फर्स्ट, कि डिस्टिंग्विश विद सुटेबल केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर दो, एक आपके पास ये है कीटोन, एक आपके पास है एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को आप लोगों को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एक तो आप फेलिंग टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो फिर से, ठीक है, कि
कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं फेलिंग टेस्ट को, बट जो कीटोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, आप यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट भी लगा सकते हो। कौन सा लगा सकते हो? आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों लगाए? देखो इसलिए लगाएंगे कि अगर आप इस वाले को देखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जब मिथाइल ग्रुप होता है तो वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसके बगल में है CH3, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड में कार्बोनिल के बगल में कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए आप आइडोफॉर्म टेस्ट से भी बता सकते हो और फेलिंग सोल्यूशन से भी, या फिर टोलेंस टेस्ट से भी बता सकते हो, क्योंकि टोलेंस टेस्ट हुआ, फेलिंग्स हुआ, ये सारे एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। बाकी आइडोफॉर्म टेस्ट भी एक अच्छा टेस्ट है जिसमें आप ऐसे बता सकते हो कि जिसके कार्बोनिल के बगल में मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं आइडोफॉर्म को, अदरवाइज वो नहीं देते। ठीक है, तो आप इनकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? I2 के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे? येलो पीपीटीज मिल जाएंगे, और इसके अंदर से आपको कोई पीपीटी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी ही नहीं। बताओ आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई क्या? ठीक है जी, तो ऐसे आप इस टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे। मैं कहती हूँ कि इसको आप सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब एल्डिहाइड है एंड आपका कार्बोक्सिलिक है, इनको आप कैसे करोगे? ठीक है, तो एल्डिहाइड है, कौन सा है? इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होता है? CH3CHO। इथेनोइक होता है CH3COOH। अब आप क्या करोगे? इनके अंदर इन दोनों में आप ऐड कर दो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ऐड कर दो आप इनके अंदर, इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो जो इथेनोइक एसिड होगा वो तो आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस यहाँ से देगा, किसकी? CO2 गैस की। बट इथेनॉल जो होगा वो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के अंदर जब आपको डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करोगे कि ये जो इथेनॉल होगा, जब आप इसके अंदर NaHCO3 को डालोगे तो ये तो कोई एक्शन नहीं करेगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब आप NaHCO3 डालोगे तो यहाँ से आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलेगी। किसके कारण? क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? आउट होगी। ठीक है, आई थी बात समझ में? तो NaHCO3 वाले टेस्ट है, आप इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते थे, डिस्टिंग्विश कर सकते थे दोनों टेस्टों के बीच में। बता दो इतनी सी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है क्या? ठीक, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम एसीटोन। एसीटोन का क्या लिख दो आप लोग? ऑक्साइम। अब ऑक्साइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं, पहले तो सॉरी एसीटोन्स क्या होते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन। अब हमें क्या लिखना है? ऑक्साइम। ऑक्साइम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? CH3 डबल बॉन्ड O हटा के बस NaOH लगा दो। क्या लगा दो? NOH। तो यहाँ से O हटा के मैंने NOH लगा दिया, तो ये क्या बन गया है? ऑक्साइम ग्रुप। क्या बन गया ये? ऑक्साइम। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल जनरल नॉलेज वाले बेस पे हैं। NCERT पढ़ोगे तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है, अब आपके पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कार्बोक्सिल एसिड। इसकी रिएक्शन आपने PCl5 के साथ में कराई। किसके साथ में? PCl5 के साथ में। फिर से NCERT का पूरा NCERT का मैं बोलूंगी सवाल है। अब जब भी आप रिएक्शंस, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि जब भी आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हो, PCl5 के, SOCl2 के, तो आप इनके ना बाय प्रोडक्ट्स याद रखो। रिएक्शन को बैलेंस करके मेन प्रोडक्ट तो पता ही चल जाते हैं। जैसे PCl3 में हमेशा H3PO3 निकलता है, फॉस्फोरस एसिड। PCl5 में हमेशा POCl3 निकलता है। इसमें SO2 प्लस HCl क्या निकलता है? हमेशा ही निकलता है। ठीक है, तो ये बातें ना आप लोगों को याद में रखनी है कि कौन सा कब निकलता है। देखो जैसे CH3COH है, अब इसकी रिएक्शन आपने PCl5 के साथ करा दी, तो आपको पता होना चाहिए कि PCl5 के साथ क्या निकला? बाय प्रोडक्ट POCl3 निकला। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट बाय निकला हमारा एज क्या बोलती हूँ मैं, बाय प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या निकलेगा। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा आपका? एसिड क्लोराइड। क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन आपने PCl5 के साथ कराई, तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl क्या हो गया? आउट, प्लस POCl3 निकला और साथ में HCl निकला। देख लो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके। ठीक है, ये निकला, तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? ये CH3COCl, जिसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड
क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? एसाइल या फिर एसिड क्लोराइड। तो ये निकला हमारा एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो ए क्या हुआ? ये एसिड क्लोराइड, ये CH3COCl। फिर इसकी रिएक्शन जब आप H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो ये सबसे स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। क्या नाम है इसका? रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ते हैं, फिर वही बात है, आप लोग बार बार बोलोगे एक ही बात बोल रहे हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन्स में रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, तो ए तो क्या आया हमारा? ये आया CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब मैंने कराई H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, जो कि क्या है? रोजनमुंड रिडक्शन है, तो एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। तो बी क्या मिला? ये मिला। दूसरा इसका एक नाम भी होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट भी हम, या फिर रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, क्या बोल दो? यहाँ पे लिख लो रोजनमुंड रिडक्शन भी। ठीक है, तो ये मिला आप लोगों को यहाँ से बी। ठीक, अब जब आप फिर इसकी रिएक्शन कराओगे बी की CH3 MgBr के साथ में, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे, फिर आपको मिलेगा सी। तो ये है आपका बी। अब इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस मिलेगा मुझे यहाँ पे, देखो ये है। एक सेकेंड बस। तो चलो स्पेस बनाते हैं, स्पेस बना लो जल्दी से। हाँ देखो ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मिला मुझे। ठीक है, और इसकी रिएक्शन में करा रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जो कि होता है CH3 MgBr। अब सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे टूटता है, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, ये ऐसे ही टूटता है। ठीक है, फिर नेगेटिव करेगा पॉजिटिव पे अटैक, और ये नेगेटिव करेगा इस पॉजिटिव पे, तो जिसके चलते यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो देखो ये मिलेगा CH3C, O पे क्या आ गया? MgBr, इधर CH3, इधर क्या आ गया? हाइड्रोजन। फिर आगे फर्दर करानी है इसकी मेरे को हाइड्रोलिसिस। जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराऊंगी तो क्या मिलेगा? जब मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दूंगी तो देखो क्या मिलेगा। तो जब मैं इसको हाइड्रोलाइज कराऊंगी तो होगा ये, ऐसे तोड़ना है, ऑक्सीजन को दे दो हाइड्रोजन, Mg को दे दो OH, तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3COH, CH3 एंड H। तो यहाँ से हमें मिला 2 डिग्री अल्कोहल प्लस MgOH Br। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ से मेरे को? 2 डिग्री अल्कोहल, मीन्स C क्या है? ये है देखो 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये? C है। अब C को फर्दर आपने रिडक्शन कराया LiLH4 के साथ, जो कि क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब आप इसके साथ इसका रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देगा यहाँ से, जब आप रिडक्शन कराओगे, है ना? अच्छा एक सेकंड रुको, आपने रिएक्शन कराई CH3 MgBr के साथ में, है ना? तो आप लोगों को यहाँ से ये मिला। ठीक है, आपको मिला यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल मिला, है ना? फिर जब आपने 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन कराया, रिडक्शन करा रहे हैं ना, तो जब आप इसका रिडक्शन, एक सेकंड रुको भाई, तो गड़बड़ कर दी क्या हमने? देखो ऑक्सीजन तो ठीक है, OCH3 आया, इधर हाइड्रोजन आया, इधर आया है CH3। ठीक है, ठीक है, तो हाँ यही मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद MgOH का Br मिलेगा। उसके बाद फिर आप इसका करा रहे हो रिडक्शन, तो 2 डिग्री अल्कोहल्स को जब आप लोग रिड्यूस करोगे फर्दर, तो यहाँ पे अल्कोहल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सी बन गया, अच्छा सॉरी भाई सॉरी, सी ये तो बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी। अब बी का कराना है हमें रिडक्शन। ठीक है, सी को तो नहीं छेड़ना, ये है बी। ठीक है, बी का कराना है रिडक्शन LiLH4 के साथ। देखो ये हो जाती है छोटी मोटी गड़बड़। सी को तो नहीं छेड़ना, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम रिड्यूस कराएंगे फर्दर तो वो क्या ही देगा आपको? हाइड्रोकार्बन ही देगा, है ना? तो इसकी तो कोई बात नहीं है। बी को हमें क्या कराना है? यहाँ पे रिड्यूस कराना है। तो बी है ये वाला एल्डिहाइड है। तो अगर आप लोग एल्डिहाइड्स को रिड्यूस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो CH3, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना? तो
अरे भाई चल जा। तो CH3 CH3 CH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला यहाँ से डी। आई इतनी बात समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये था ठीक। तो ये हो जाती है कभी कभी, मेरे को बार बार वही था कि सी का, बट ये देखो बी का होना है ना LiLH4 के साथ में रिडक्शन। तो आप लोग इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये छोटी मोटी गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है जी। चलो इसके बाद अब आप आ जाओ अपने नेक्स्ट सवाल पे, फिर से डायरेक्ट है, स्टेट कोलोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। और एक्सप्रेशन लिख दो फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलोश लॉ। सबसे पहले जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन, ये होता है हमारा कोलोश लॉ। तो क्या होता है कोलोश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन and the cation of the electrolyte is known as Coriolis law of independent migration of ions, ठीक है। अब ये तो आप लिख दोगे डेफिनेशन एनसीईआरटी से, कहीं से भी लिख लेना, मैंने बोली है ये लिख लेना। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखो फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आप क्या करोगे, लैम्डा नोट m ऑफ CH3COH, क्योंकि एसिटिक एसिड की लिखनी है तो स्पेसिफिक किसके लिए, अनायंस के लिए, एंड प्लस कर दो किसके लिए, कटायंस के लिए। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी। आई इतनी बात समझ। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट सवाल पे जो कि है सेकंड वाला, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड log Kc फॉर द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है निकल से निकल +2 का, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वर्क निकालना है। तो मैक्सिमम वर्क मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालनी है, किसकी, डेल्टा जी नोट की, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो डेल्टा जी नोट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम वर्क किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नोट के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखो चलो, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस का NF ई नोट ऑफ शेल। तो मतलब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ई नोट शेल की वैल्यू चाहिए। और ई नोट शेल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल से। एक तरीका और भी है लेफ्ट माइनस राइट वाला, बट मुझे इस उससे आसान ये लगता है, ठीक है। और आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इजी एक वे है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आप आपकी जो इक्वेशन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो सीधा। देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है निकल का, लेकिन निकल का आपको दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, बट आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसके लिए आपको साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, लिखना क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो 0.25 हो जाएगा प्लस में। फिर देखो सिल्वर का हो ही रहा है यहाँ पे रिडक्शन, और दे भी रिडक्शन पोटेंशियल रखा है, तो साइन क्यों चेंज करें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको प्लस कर लोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 1.05, कितनी आ जाएगी 1.05, तो यहाँ पे रखो। अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है वो कितने को हो रहा है, 2 का, तो 2 इंटू 96500 इंटू ई नोट शेल की वैल्यू आ गई 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 202650 जूल मोल इनवर्स। लेकिन अगर किलो जूल में लिखोगे तो 202.65 जूल किलो जूल पर मोल, ठीक है। आई थी बात समझ में, क्योंकि 1 किलो जूल के अंदर कितने होते हैं, 1000 जूल होते हैं। तो जब मुझे जूल से किलो जूल के अंदर जाना है तो मैंने 1000 से क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड। आई इतनी बात समझ। तो किसकी वैल्यू निकाली है यहाँ से, डेल्टा जी की, जी नोट की, जो क्या है एक मैक्सिमम वर्क है, ठीक है। अब उसके बाद एंड लोग केसी, अब कह रहे हैं कि आप लोग केसी की भी वैल्यू निकाल दो। तो लोग केसी कब आता है, देखो लोग केसी का मतलब है कि क्या पूछ रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वैल्यू पूछ रहे हैं, किस पे पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, या मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू पूछ रहे हैं, तो जो आपके पास इक्वेशन होती है नस्ट इक्वेशन, वो क्या होती है, देखो कि ई ऑफ शेल इक्वल टू ई नोट ऑफ शेल माइनस का 0.0591 बाई एन log ऑफ पी बाई आर प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो ई शेल की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई 0। तो
तो मतलब ई नोट शेल को आप ले जाओ लेफ्ट में, तो ई नोट ऑफ शेल इक्वल टू, इधर माइनस आया तो माइनस से ये माइनस कट गया, तो पूरा ओवरऑल कर लो प्लस, तो 0.0591 बाई एन log ऑफ। अब इक्विलिब्रियम है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बराबर, तो जिसको हम क्या लिख देंगे log Kc। अब अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है log Kc की, तो देखो log Kc की वैल्यू उधर फेंक दो सब कुछ लेफ्ट में, तो ई नोट ऑफ शेल इंटू एन बाई 0.0591 है। आई इतनी बात समझ में, तो log Kc की वैल्यू हम अब इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो हमने अभी बना लिया है। ठीक है, आई इतनी बात समझ, बोलो जल्दी से। तो अब क्या करेंगे, तो अब अगर मेरे को log Kc की वैल्यू निकालनी है तो क्या है, एन ई नोट ऑफ शेल, ठीक है, और डिवाइड में कितना है 0.0591। तो अब मैं यहाँ पे अगर सारी वैल्यू लिखूं, ई नोट शेल की वैल्यू कितनी है मेरी 1.05, मैंने अभी फाइंड आउट करी थी। एन की वैल्यू कितनी है 2 है, बाय 0.0591। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो log Kc की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 35.6 निकल के आई। ये सोल्व मैंने पहले से ही कर रखा था ताकि हमें कैलकुलेशन में फिर यहाँ पे इतना टाइम ना लगे। बाकी अगर आप लोगों को कैलकुलेशन भी समझ नहीं आती तो मुझे बता देना, स्लोली कर लेंगे, या फिर एक क्लास में आपको बेसिक से कैलकुलेशन पढ़ा दूंगी, कैसे लोग निकालते हैं, कैसे क्या ये सब कैलकुलेशन होती है। ठीक है, देखो ये थी, तो ये निकल गई log Kc की वैल्यू और ऊपर हमने निकाल दी थी मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, तो बताओ आप लोगों को मेरी छोटी सी बात समझ में आई क्या, जल्दी बोल दो। ठीक है जी, तो ये सवाल हमने कर लिया, ये वाला भी कर लिया, फिफ्थ भी। अब इसके और वाला सवाल बचता है जो कि लास्ट है, दो पार्ट्स हैं इसके। स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। तो पहले तो ये देखो, कॉपर प्लस 2 से कॉपर में जा रहा है, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है 2 का, तो कितना रिक्वायर होगा चार्ज 2 फैराडे। कितना होगा 2 फैराडे, बड़ा सिंपल था, कितना होगा 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर होगा। अब बोलता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, इट स्टेट दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट। ये बोलता है कि जो मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के या फिर उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो आप पास कराते हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ने, कि जितना मास किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है इलेक्ट्रोड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के, उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो आप पास कराते हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का। ठीक है, फिर कॉपर प्लस 2 से कॉपर में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, मीन्स आपको कितना चाहिए यहाँ पे चार्ज 2 फैराडे। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, और 2 इंटू 96500 कुलाम, क्योंकि इसकी यूनिट ये इसकी वैल्यू क्या होती है फैराडे की 961 फैराडे इक्वल्स टू 96500। ठीक है, कुलाम पर मोल, मोल इनवर्स। तो इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आपको टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, अब इस वाली सीरीज का देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ये पेपर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खल्लास, खत्म पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग मुझे बता देना कि मैं यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं, क्योंकि ये दोनों सीबीएसई के कराए, या फिर मैं आपको सैंपल पेपर करा दूं, या फिर मैं वो सीरीज चालू कर दूं जिसमें मैं हर चैप्टर से 20-20 सवाल लेके आऊं जो आपके कोर्स में आएंगे ही आएंगे। अब आप लोगों को ये मुझे बताना पड़ेगा, वरना फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी चालू कर दूंगी। ठीक है, अब देखो आप लोगों को ईएमएफ निकालना है फॉलोइंग शेल का, तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो बस लगा दो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन लिख लो किसको हो रहा है मैग्नीशियम का, ये देखो। ठीक है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे कॉपर का। चलो जी, अब हमें तो ये मतलब है लेफ्ट और राइट में क्या आएगा, तो लेफ्ट में तो क्या आएगा कॉपर प्लस, राइट में आएगा Mg2 प्लस। ठीक है, तो लिख लो एक साइड में, क्योंकि स्पेस का यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है ना, तो राइट में आएगा ये, स्पेस भाई थोड़ा सा कम है, इसलिए मेरे को ना यहीं पे करना पड़ेगा जुगाड़। अब लगा दो आप नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि क्या होती है ई ऑफ शेल इक्वल टू, ई नोट ऑफ शेल की वैल्यू आपको दे दी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2.71 वोल्ट माइनस का 0.0591 एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने का चेंज हो रहा है 2 का, तो बाय 2 log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड राइट साइड था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन लिख दो कितनी है 0.1 मींस 10 की पावर -1 बाय कॉपर की कितनी है
0.001 0.01 तो 10 की पावर माइनस का 2, तो 2.71 माइनस 0.0591 0.0295 आप इसको लिख सकते हैं। log ऑफ 10 की पावर -1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, देखो 10 की पावर -1 प्लस का 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो 2.71 माइनस का 0.0295 log ऑफ 10 की पावर 1। ठीक है, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक एप्लीकेशन है, मैं बोल सकती हूँ लोग के रूल्स हैं। log 10 की पावर 1 इज क्या होता है, ये 1 log 10 किसके बराबर होता है, ये 1 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, देखो 2.71 माइनस का 0.0259 इंटू 1, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, जब आप इसको पूरे के पूरे को सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, लगभग आपके पास वो आएगी 2.68 वोल्ट के आसपास। ठीक है जी, तो इतनी वैल्यू आप लोगों की इसकी निकल के आएगी। थोड़ी सी जल्दी मैं करती हूँ, हाँ मैं मुझे पता है, मैं स्पीड लगा देती हूँ पूरी, कोई कारण यही है कि अब एक एक देखो सेक्शन ई में आपकी 40 से 45 मिनट चली गई है ना, आप लोग देखने से पहले ही डर जाओगे कि ऐसे 45 मिनट में एक सेक्शन खत्म कर रही है, बट मेरा ये होता है कि जितना मैं समझा सकूँ बता सकूँ आप लोगों को बता दूं। ठीक है, फिर भी देखो डिटेल एनालिसिस तो आपको वीडियो से ही जब पढ़ोगे वहां से ही पता चलेगा, बाकी यहाँ पे जितना हो सकता है मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाला सैंपल पेपर आपका हुआ खत्म। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं आपको कोई चैप्टर पढ़ना है या मैं सैंपल पेपर को ही चालू कराऊं इस सीरीज को, वरना फिर मैं यूपी बोर्ड के 2 साल के पेपर उनको भी सोल्व करा दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल सके, क्योंकि किताबें सेम है, सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्दर शेयर भी कर दो। तब तक के लिए आप